Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comment. TGT, PGT, LT ग्रेड इंग्लिश MCQs पार्ट 10 डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले हमने 9 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उन्हें वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ प्यारे साथियों उन्हें भी देख लीजिए, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आज का ये प्यारा सेशन है पार्ट 10। बहुत ही मार्मिक क्वेश्चंस आप तक पहुंच रहे हैं, लेकिन रेस्पॉन्स आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी नहीं देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आपकी तैयारी ज़्यादा बढ़िया नहीं चल रही है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय शेक्सपियर डज द कैरेक्टर क्लॉडियस अपीयर। आपको बताना है कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले है इन प्ले में से जिसमें क्लॉडियस नामक कैरेक्टर आता है। रिचर्ड थर्ड, द टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट या हैमलेट। फटाफट आंसर करना आपको। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हैमलेट। हैमलेट में जो है क्लॉडियस नामक कैरेक्टर एंट्री करता है। हैमलेट क्या है? ट्रेजेडी है ये, ठीक, ये ट्रेजेडी है। और 1599 और 1601 के आसपास इसे लिखा गया था। और ये लॉन्गेस्ट प्ले है, द लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है शेक्सपियर का। ये भी पूछा गया है लॉन्गेस्ट कब लिखा था। 59 और 1601 के बीच में लिखा गया था। और ये क्या है? लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है, जिसमें 29,551 वर्ष हैं। 29,551 वर्ष देखने को मिलते हैं। ठीक है गाइस। अब जो हमारा इसमें दूसरा प्ले है टेम्पेस्ट, ये भी शेक्सपियर का ही है। रिचर्ड द सेकंड, ये भी शेक्सपियर का ही है, लेकिन हमारा ऑप्शन है यहाँ पर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच प्ले बाय शेक्सपियर ओपन्स विद दीज वर्ड्स, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ये लाइनें से शुरुआत होती है, उस प्ले को फाइंड आउट करना है। हैमलेट है, ट्वेल्थ नाइट है, किंग लियर है, लव्स लेबर लॉस्ट। फटाफट आंसर करना आपके लिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट प्ले की जो फर्स्ट लाइन है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये किसकी स्पीच है ये आपको पता होना चाहिए। ये रोमांटिक कॉमेडी है। कैसा है ये? रोमांटिक कॉमेडी है पहली बात तो। अब ये कब लिखा गया था? तो 1601 और 02 के आसपास ये बीच में लिखा गया है। रोमांटिक प्ले है। ये स्पीच किसकी है? ये ड्यूक की स्पीच है। ड्यूक होता है उसकी स्पीच है, ठीक। ये भी शेक्सपियर का जो है ये प्ले है, ट्वेल्थ नाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। डायरेक्शन दिया हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया है तो आपको सही इनडायरेक्ट फॉर्म छांटना है, कौन सा सेंटेंस सही बना हुआ है। लिखा है, अनुराग सेड टू प्रीति, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टुमारोज इंटरव्यू। देखिए कौन सा सही है। अनुराग टोल्ड प्रीति दैट ही हैड लुक्ड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डेज इंटरव्यू। अब आपको देखिए इसमें गलत छांटना है और सही वाले पर टिक करना है जो करेक्ट है। अब देखिए सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं क्योंकि हमारा एक असर्टिव सेंटेंस है, तो ये तो
सही है, सेड टू की जगह टोल्ड आ गया, प्रीति। अब यहाँ पर डेट लगाते हैं कॉमा कॉमा के स्थान पर। आई एम, अब टेंस देखना है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। इजेम आर को बाज भर में चेंज कर देते हैं, इजेम आर को बदलेंगे बाज भर में। इसका मतलब हेड दिया है तो हमारा ये नहीं हो सकता, ठीक। दूसरा, अनुराग टोल्ड प्रीति दैट ही हैज़, अब हैज नहीं आएगा, इजेम आर आएगा, वही फाइंड आउट करेंगे आप, ये भी गलत है, थोड़ा थोड़ा चेक कर लेंगे, बस ज़्यादा नहीं करना है। अनुराग टोल्ड प्रीति दैट ही वाज, अब इसमें वाज आया है, इजेम आर को बाद में बदलते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डेज इंटरव्यू, ये सही होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, सी, कितना चेंज है, यहाँ पे ही दिया है या सी दिया है। अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको, प्रीति के अनुसार नहीं लगाना है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच का आई दिया है, जो कि सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, इसलिए ही आएगा। थोड़ा सा चेंज है, जल्दबाजी में सी की जगह भी टिक कर सकता है कैंडिडेट, तो आपको छोटा छोटा भी देखना है। यहाँ पर सी है, यहाँ पर ये, बस कोई भी चेंजिंग नहीं है। अगर धोखे से आपने बात पढ़ लिया, सी को नहीं देखा तो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अनुराग टोल्ड प्रीति दैट ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डेज इंटरव्यू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं गाइस, विच इज कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द फोर्सिट सागा, फोर्सिटेड सागा, ये गाल्सवर्दी का जो है वर्क है, फोर्सिटेड सागा। तो विच वर्क बाय जॉन वल्सी इज कंसिडर्ड, कौन सा जाना जाता है आपका फोर्सिटेड सागा, क्या माना जाता है? इंडियन समर ऑफ ए फोर्सिटे, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, या टू लेट। जैसे बिल्कुल सेम फोर्सिटे सागा की तरह ही इसकी जो मतलब शुरुआत होती है, उसमें कुछ वर्क हैं। तो ये हमारा इंडियन समर्स फोर्सिटे है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, टू लेट है, या इन चांसरी, कहाँ से शुरुआत मानी जाती है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। कहाँ से शुरू है? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये कब पब्लिश हुआ था? तो 1906 में ये पब्लिश हुआ था, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में। ये फर्स्ट किताब मानी जाती है, फोर्सिटे सागा की फर्स्ट बुक मानी जाती है, ठीक है। ये जॉन गाल्सवर्दी का वर्क है, ठीक। तो ये पहला है। अब जो हमारा चांसरी है और दूसरा वर्क है आपका टू लेट है, और एक वर्क आपका क्या है, इंडियन समर ऑफ द फोर्सिटे। अब इसका अलग अलग सन के अनुसार हम देखेंगे तो आराम से मालूम पड़ेगा कि पहली किताब कौन सी मानी जाती है। अब इसकी बात करते हैं तो इंडियन समर ऑफ अ फोर्सिटे, ये आपका 1918 में पब्लिश हुआ था। मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में हुआ था। टू लेट 1921 में हुआ था। अब चांसरी की बात करें तो आपका जो चांसरी है, इन चांसरी, तो ये आपका 1920 में हुआ था। अब आप समझ जाएंगे कौन सा वर्क है। देखिए सबसे पहले ये आएगा कौन सा, मैन ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरे नंबर पर आएगा आपका इंडियन समर, और फिर ये 20, और फिर ये 29। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो पहली किताब मानी जाती है, ठीक। ये ग्रुप ऑफ बुक्स है तभी इसका नाम लिखा गया, इसमें कई वर्क है। आइडेंटिफाई द राइटर हु यूज्ड ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोइट्री। नीचे के राइटर्स के नेम दिए, इसमें ब्लैंक वर्स लिखने वाले राइटर्स को छांटना है। इन्होंने ब्लैंक वर्क यूज करके पोइट्री का लेखन किया था। सर थॉमस वाइट, विलियम शेक्सपियर, अर्ल ऑफ सरे, जॉन मिल्टन। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, अर्ल ऑफ सरे, अर्ल ऑफ सरे। इन्होंने इन जो राइटर दिए हैं तो क्या लिखा था इन्होंने, जो है ब्लैंक वर्स का यूज किया था पोइट्री।
नेम द प्ले हुज सब टाइटल इज व्हाट यू विल। देखिए एक प्ले है जिसका सब टाइटल है व्हाट यू विल। इन चारों में से कौन सा प्ले है जिसका सब टाइटल व्हाट यू विल माना जाता है? एज यू लाइक इट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ट्वेल्थ नाइट। तो व्हाट यू विल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारा क्वेश्चन है। ट्वेल्थ नाइट को ही व्हाट यू विल नाम से जाना जाता है। ट्वेल्थ नाइट 1601 से 02 के मध्य लिखा गया था। इसमें सेबेस्टियन और बायला नामक कैरेक्टर आते हैं। 7 नंबर है, वन ऑफ द 4 alternatives in the following questions is a correctly spelled word. Choose the correct। तो आपको सही शब्द का स्पेलिंग देखना है। एलिट्रेशन 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 एलिट्रेशन, सब एलिट्रेशन ही है पढ़ने में तो, लेकिन आपको करेक्ट छांटना है। देखिए डबल एल आता है, डबल एल तो पहले वाला नहीं हो सकता। अब तीसरा बी और सी में लगभग समान है। ट्रेशन तो यहाँ पर ई हो गया, ये नहीं हो सकता डबल ई ए। अब एल यहाँ पर आई नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, एलिट्रेशन। ए डबल एल आई टी ई आर ए टी आई ओ एन, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्रेंड्स स्पेलिंग संबंधी हम बार बार आपको रिमाइंड करा रहे हैं। लगभग 250-300 वर्ड्स हमने दिए हैं स्पेलिंग वाले, आप देख सकते हैं वीडियो पड़े हुए हैं। 2 से 3 वीडियो कवर किया है पूरा, तो आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। ओके, नेक्स्ट है आपका 8 नंबर देखते हैं। विशिष्टिट्यूड, विशिष्टिट्यूड डिनोट्स, जो विशिष्टिट्यूड वर्ड दिया है इसका क्या मतलब है, ये आपको फाइंड आउट करना है। स्टेडीनेस ऑफ माइंड अंडर ड्यूरेस, या ए चेंज और वेरिएशन ऑकरिंग इन द आकर्स ऑफ समथिंग ऑफन अनवेलकम एंड अनप्लीजेंट, या कैरेक्टरिस्टिक पार्ट्स ऑफ ए पर्सन फेस, या वाइगरस एंड एंथुसियास्टिक एंजॉयमेंट। कौन सा इसका सही है? तो इसका जो करेक्ट मीनिंग फ्रेंड्स होगा बी वाला सही हो जाएगा। A change or variation occurring in the course of something often unwelcome and unpleasant, इसका मतलब यही है। आराम से आप देख सकते हैं, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस तरह के वर्ड पूछे जाते हैं, पढ़ें। वेयर वाज वर्ड्सवर्थ बॉर्न, वर्ड्सवर्थ का डेथ प्लेस पूछा है। सुसेक्स है, कम्बरलैंड है, विल्टशायर है, या लंदन है। करेक्ट आंसर इनका बी हो जाएगा, कम्बरलैंड। 7 अप्रैल 1770 को इनकी जन्म हुआ था और 23 अप्रैल 1850 को इनकी डेथ हुई थी। तो यहाँ पर बर्थ प्लेस पूछा है, कोकरमाउथ कम्बरलैंड में माना जाता है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा। Which of the following pairs is mismatched with reference to masculine, feminine gender sequence? देखिए जेंडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए ये क्वेश्चन डाला गया है। मिसमैच है मतलब फेमिनिन मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर सीक्वेंस मिसमैच है, तो आपको वो फाइंड आउट करना है। जैसे अर्ल का जो सामंत वगैरह होते हैं अर्ल कहा जाता है, उसका काउंटेस। हार्ट का रो, डक का डचेज, ड्यूक का डचेज, जैक एस का जैक स्पैरो। तो इसमें फ्रेंड्स ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन आपका मिसमैच है तो डी है, जैक एस का जैक स्पैरो दिया है जो कि गलत है। तो जैक एस का मतलब हो जाएगा जेनी एस। क्या हो जाएगा जैक एस का? देखो क्या होगा, जेनी एक्स जे ए सॉरी दोबारा बताते हैं इसको। इसकी जगह क्या हो जाएगा, जे ई डबल एन बाई और आस ए डबल एस।
जैसे जैकैस मतलब गधा, मतलब एक तरह का मेल डंकी कहते हैं गधा, और जेनी एक्स का मतलब गधी कह सकते हैं या फीमेल डंकी को कह सकते हैं। ये नाउन से संबंधित नाउन चैप्टर में मिलेगा आपके लिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है, तो उसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का गिवन जो वर्ड दिया है इसका एंटोनिम फाइंड आउट करना है। एडवांस है, असिस्ट है, डिले है या प्रेस है, फटाफट आपको आंसर करना है। तो इसका जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डिले। क्या है? डिले। एक्सपेडिट का मतलब होता है एक्सीलरेट द प्रोसेस और प्रोग्रेस ऑफ समथिंग। स्पीड मतलब किसी चीज की स्पीड एक तरह कहना चाहिए, तो उसका अपोजिट होगा डिले। अब हमारे और वर्ड भी दिए हैं यहाँ पर, जैसे एडवांस है, तो एडवांस का मीनिंग अगर कहेंगे तो एक्सीलरेट द ग्रोथ ऑफ प्रोग्रेस, वो भी इसकी तरफ तो सिनोनिम जैसा हो गया। असिस्ट का मतलब टू गिव यूजुअली सप्लीमेंट्री या और एड, ये भी सहायता का मतलब नहीं। प्रेस इट मीन्स क्राउड और क्राउडेड, भीड़ होता है, तो ये सब नहीं है, बल्कि सही होगा डिले, अपोजिट इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। मिमिक। मिमिक का आपको फेल होता है, अटेम्प्ट होता है, प्रिवेंट होता है, कॉपी। सिनोनिम छांटना है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कॉपी। कॉपी मतलब मिमिक, मिमिक करना से मौकरी करना, किसी नकल उतारना, तो उसका मतलब होता है कॉपी। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मल्टीपल वर्जन्स ऑफ द प्रेल्यूड। प्रेल्यूड का मल्टीपल वर्जन के पीछे क्या कारण है? द ओरिजिनल वर्जन बाज लॉस्ट, खो गया था इसलिए हुआ था, या वर्ड्सवर्थ री रोट द पोयम आफ्टर नेपोलियन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एम्परर, या वर्ड्सवर्थ कंटिन्यूसली रिवाइज द पोएम अंटिल हिज डेथ। द ओरिजिनल वर्जन बाज को रिटन बाई कॉलरिज। कौन सा इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा फ्रेंड्स, क्योंकि अपने मृत्यु पर्यंत वो क्या करते रहे, किताब को, प्रेल्यूड को रिवाइज करते रहते। इसीलिए यही कारण था कि वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने इसे जो है 1850 में पब्लिश कराया था, और जिसमें कितनी बुक्स थी? 14 बुक्स हुआ करती थी। कितनी बुक्स थी? 14 बुक्स हुआ करती थी। तो जीवन पर्यंत वो उसे जो है रिवाइज करते रहे, यही कारण था। ठीक। हु हैज रिटन डॉकरी एंड सन। डॉकरी और सन एंड पोइट्री ऑफ डिपार्चर्स, ये दो वर्क हैं, किसने लिखे थे? सीमस हेनी ने, टेड ह्यूज ने, फिलिप लार्किन ने, या W.H. ऑर्डन। फटाफट आंसर करना है, तो राइट आंसर इसका फ्रेंड्स सी होगा, फिलिप लार्किन के ये दोनों ही वर्क हैं। फिलिप लार्किन। इन विच फील्ड द रेस्टोरेशन पीरियड होल्ड्स इट्स हेड मच हायर। तो रेस्टोरेशन पीरियड में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ आगे रही? पोइट्री रही, प्रोज रही, नॉवेल रहा, या ड्रामा? तो इस पीरियड में फ्रेंड्स अधिकांशतः प्रोज हावी रहा था। ये प्रोज का पीरियड रहा, क्योंकि जो 14वीं सेंचुरी का मामला था, तो उस समय प्रोज ज़्यादा सामने आई थी। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो। T.S. Eliot डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी ए। T.S. Eliot ने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया था? रोमांटिस्ट, पोइटिक ड्रामाटिस्ट, पेंटर, या कैथोलिक? फटाफट आपको आंसर करना है, उन्होंने खुद के लिए क्या डिक्लेयर कर दिया था? तो ऑप्शन में डी करेक्ट होगा, कैथोलिक। T.S. Eliot ने खुद के लिए जो है कैथोलिक घोषित कर दिया था। द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज फर्स्ट यूज्ड बाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, TET दोनों के लिए ही है।
किसने सबसे पहले यूज किया था? विलियम हार्वे, विलियम जेम्स, विलियम जोन्स या पोर्टर? फटाफट आंसर इसका आप करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, विलियम जेम्स। ऑप्शन वी इज राइट आंसर। विलियम जेम्स ने सबसे पहले स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रेज का यूज किया था। कब किया था? 1819 में, 1890। विलियम जेम्स 1890 में इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नामक फ्रेज का सबसे पहले यूज किया था। ठीक है, किसमें किया था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इनकी बुक थी, उसी में इन्होंने इसे यूज किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। द एसे साउथ सी हाउस हैज बीन रिटन बाय, किसने लिखा है? बेकन, लैम, स्टीवेंसन या एडिशन? फटाफट आपको आंसर करना है, किसने लिखा है इसे। तो इसका करेक्ट आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया होगा फ्रेंड्स। ये लैम्ब साहब का, चार्ल्स लैम्ब का ये वह वर्क है, ऐसे है, इन्होंने इसे लिखा है चार्ल्स लैम्ब ने। 19 हु कॉल्ड हेमलेट एन आर्टिस्टिक फेल्यूर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा था हेमलेट के लिए आर्टिस्टिक फेल्यूर? आई ए रिचार्ड, एफ आर लेविस, टी एस एलियट या चार्ल्स लैम्ब? फटाफट आपको आंसर करना है, किसने इस शब्द को कहा था। तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा। टी एस एलियट ने इस वर्ड को कहा था, एन आर्टिस्टिक फेल्यूर, ये फ्रेज टी एस एलियट ने दिया था। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं। हु हैज रिटन द बुक द आर्ट ऑफ टी एस एलियट? किसने लिखा है इसे? एलिजाबेथ ड्रू, हेलन गार्डनर, टी एस एलियट या ग्रोवर स्मिथ? फटाफट आपको आंसर करना है इसको, किसने इसे लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हेलन गार्डनर। किसने लिखा है इसे? हेलन गार्डनर ने लिखा है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन कंप्लीट होता है। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।